अभी आज का जो पहला डाउट था वो अक्षय का था। शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, in case of first order reaction, time required for 99.9% of reaction, time required for 99.9% of reaction is 10 times, then time required for half the reaction. ठीक है, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन ये है, इस बार सीबीएसई में आया था, ये 2020 मार्च एग्जाम में ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ था। ये कह रहा है जो टाइम रिक्वायरमेंट है 99.9% रिएक्शन पूरा होने में वो 10 टाइम्स है, देन द टाइम रिक्वायर्ड 50% ऑफ रिएक्शन। तो बेटा आप लोगों को इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, T इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K log R नोट बाय R। ठीक है, T का मतलब हो गया टाइम, K आपका रेट कांस्टेंट है, R नोट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसे A नोट से लिख लो, आपका मन करे उससे लिख लो। R नोट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये R आपका होता है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब आप देखिए बेटा पहले रिएक्शन को कितना पूरा करना है आपने, 99.9%। इसका मतलब क्या है कि आपकी 99.9% जो रिएक्शन थी वो पूरी हो चुकी है, इतना रिएक्टेंट आपका जो है वो कंज्यूम हो चुका है। तो T 99.9 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K log इनिशियल कंसंट्रेशन सभी की पूरी कितनी होती है 100%। शुरू में रिएक्टेंट आपका कंप्लीट 100% था, मैंने 100 लिख दिया, उसमें से अब कितना कंज्यूम हो चुका है T 99.9% का मतलब ये है बेटा कि 99.9% तो कंज्यूम हो चुका है। तो कितना बचा 0.01, कितना बचा भाई 99.9% पूरा हो गया। तो बताओ अभी कितना बचा 100 में से, जल्दी बोले शाबाश, कितना बचा बेटा? आपको सबको सुनाई दे रहा है? देखिए बेटा अब 0.1 है, इसका मतलब क्या है 10 की पावर -1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर +1, ऊपर 10 की पावर 2 पहले ही है, तो ये log 10 की पावर 3 हो गया, ये क्या आ जाएगा log 10 रेज़ टू पावर 3 आ गया। ठीक है, समझ गए। उसके बाद अब हम बात करते हैं T 50% की। T 50% का मतलब क्या है 2.303 डिवाइड बाई K log R नोट, तो यहाँ पे कितना है 100 और फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी होगी 50%। का मतलब क्या है 50% कंज्यूम हो गया रिएक्टेंट, तो 50 और बचा हुआ है, तो ये हो गया log 50/100। इसका मीनिंग सोल्व करोगे तो क्या आया ये log 2, ये क्या आ जाएगा बेटा log 2 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू आप लोगों को पता होगी 0.301, log 2 की वैल्यू क्या है बोलो 0.301 है। तो अब इसको आप सोल्व कर दो, T 99.9% डिवाइड बाय T 50%। ठीक है, हो गया। अच्छा ये जो आपका है 2.303 अपॉन K, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा बेटा। तो इसके आगे का अब आप कर लो, यहाँ तो है log 10 रेज़ टू पावर 3 और यहाँ पर क्या है log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है, पहले ये लिखवा देती हूँ। अब log 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 3 इंटू log 10 और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301। सिंपल इसको 0.3 मान लेंगे। log बेस 10 आपको पता है क्या होता है 1, तो क्या बच गया 3 डिवाइड बाय 0.3, क्या बच जाएगा बेटा ये 3 डिवाइड बाय किससे हो गया 0.3 से हो गया। ठीक है, फिर आप इसको सोल्व कर ले, क्या आंसर आएगा देखो यहाँ पे
30 बन गया भी, ये 30/3 हो गया, मतलब कितना आ गया 10। कितना आ गया बेटा 10। 10 आ गया, इसका मीनिंग प्रूफ हो तो गया। T 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू T 50%। यही तो आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में बेटा। तो बस फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। 99.9% का मतलब है पूरा हमने शुरू में 100% रिएक्टेंट लिया था, उसमें से 99.9 तो कंज्यूम हो चुका, तो कितना बचा है फाइनली 0.1 बचा है। और 50% का मीनिंग ये है हमने स्टार्टिंग में 100% रिएक्टेंट लिया था, उसमें से 50% कंज्यूम हो चुका, तो 50 और बच रहा है। इनिशियल कंसेंट्रेशन सबकी 100 होगी, फाइनल जो कंज्यूम होने के बाद बचेगी वो होगी। ठीक है, तो भाई ये आपका डाउट था पहला अक्षय का। अब इसके बाद मैं हर्ष के डाउट ले लेती हूँ। बाकी जिन भी बच्चों के डाउट है मेरे पास भेजते रहो व्हाट्सएप पे बेटा। तो हर्ष का टॉपिक यहाँ पे है मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए बेटा, हर्ष बेटा अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो डायरेक्ट यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा मोलर कंडक्टिविटी पे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे। तो आपको पता होगा जो लैम्डा एम होता है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय सी। कापा आपको पता होगा, कापा क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, और सी आपकी कंसंट्रेशन है मोलैरिटी की टर्म में। सी आपकी कंसंट्रेशन है मोलैरिटी की टर्म में, ठीक है, और कापा आपका कंडक्टिविटी है। और अगर मैं बात करती हूँ लैम्डा ई क्यू, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, तो ये क्या होगा कापा इंटू 1000 बाई सी रहेगा। फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन किस फॉर्म में रहेगी, नॉर्मेलिटी की फॉर्म में रहेगी। इसमें कंसंट्रेशन किस फॉर्म में रहेगी बेटा, नॉर्मेलिटी की फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो आपको बेटा सिर्फ ये दो फॉर्मूला याद करने हैं, इन पे डायरेक्ट आप लोगों का न्यूमेरिकल आएगा। ओके, तो ये आप कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने पूछा है, अब इनको डिफाइन तो आप कर ही सकते हो ना। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस पावर ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टेंस पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। तो आपने क्या किया, 1 मोल किसी भी सोल्यूट का डिसॉल्व कर दिया 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 मोल सोल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर जितनी कंडक्टेंस आती है आयन की, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड by dissolving 1 mole of solute in 1 liter of solution। और बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सोल्यूट। आपको पता है नॉर्मलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो इसमें आप क्या कहोगे, हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट है, उसको डिसॉल्व किया 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो उसके थ्रू कितनी कंडक्टेंस पावर वहां पे अराइज हुई, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बेटा मेरे पास और किसी बच्चे के डाउट नहीं आ रहे अभी, जल्दी बताओ, शाबाश, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में वही लूंगी। जिस भी बच्चे को जिस टॉपिक में डाउट है फटाफट से मेंशन करो। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद आप देखिए कंडक्टेंस बिहेवियर। अब यहां हम बात करेंगे कंडक्टेंस बिहेवियर की ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा जो कंडक्टेंस बिहेवियर है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इसको हम एक इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं, और वो इक्वेशन हमारी होती है डेबे हकल ओनसेजर इक्वेशन, डीबीओ इक्वेशन। इसका नाम क्या है, डीबीओ इक्वेशन, डेबे हकल ओनसेजर इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा इस इक्वेशन में क्या है वो आप लोग ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, किस किस के बीच में वो आप देखिए।
तो सबसे पहले बेटा डेबे हक्कल इक्वेशन एक बनी आपकी, वो क्या होती है, लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी। सबसे पहले तो आप ये इक्वेशन याद करें, इट इज कॉल्ड डेबे हक्कल ओनसेजर इक्वेशन। व्हाट इज लैम्डा एम सी? तो लैम्डा एम सी आप लोगों का होता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी at any concentration, molar conductivity at any concentration। lambda m नोट क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ए आपको पता है, ए डेबे हक्कल ओनसेजर कांस्टेंट है। ए आपका यहाँ पे क्या है बेटा, कांस्टेंट है। और सी आपको पता ही है, सी इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। तो ये आपका फॉर्मूला है डेबे हक्कल ओनसेजर इक्वेशन का। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, लैम्डा एम सी इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नोट माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ सी। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम कैसे ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, वो देखिए आप लोग आगे ध्यान से। तो यहाँ पर बेटा हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक ग्राफ इज प्लॉटेड वर्सेस यहाँ हमें ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं लैम्डा एम सी और अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। इस तरह का हमें ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। तो जो ये आपका ग्राफ है वो किस तरीके का आएगा वो आप ध्यान से देखिए। एक तो आपका ग्राफ इस तरीके का आएगा, ये तो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये तो आपका होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और एक आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा, ये होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये दो तरह के ग्राफ आपके आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब स्ट्रॉन्ग में हमने मान लिया ये HCl का है, HNO3 का है। वीक में हमने मान लिया ये CH3COOH का है, एसिटिक एसिड का है। तो अब इन दोनों के कंडक्टेंस बिहेवियर में क्या डिफरेंस है वो आप ध्यान से देखिए, क्या फर्क हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, HCl ले लिया, HNO3 ले लिया, NaCl ले लिया। अब बेटा मान लो हमने 1 ग्राम NaCl लिया, पहले वो 1 ग्राम NaCl जो था वो 1 लीटर वाटर में था, ठीक है। लेकिन फिर मैंने डाइल्यूशन कर दिया इनफाइनाइट, फिर हमने डाइल्यूशन क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया। इसका मीनिंग हमने इसमें बहुत ज्यादा वाटर ऐड कर दिया, डाइल्यूशन यहाँ पे हो गया अप टू इन्फिनिटी, मतलब पानी बहुत ही ज्यादा हो गया। आप ये मान के चलो पहले आपका पानी सिर्फ 1 लीटर था, अब आप मान लो आपका वही पानी है वो 50 लीटर 100 लीटर हो गया। तो इतने पानी में उस 1 ग्राम सोल्ट की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0। जब तुमने वाटर डाल दिया अप टू इन्फिनिटी, तो जो आपने 1 ग्राम सोल्ट शुरू में लिया था उस सोल्ट की कंसेंट्रेशन उतने सारे पानी में तो क्या होगी, 0 होगी। तो जब आप डाइल्यूशन कर दोगे, डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है, वाटर ऐड कर दोगे, कहां तक, अप टू इन्फिनिटी। जब आप वाटर ऐड कर दोगे अप टू इन्फिनिटी, तो इतना पानी डालने के बाद तो जो आपका कंसेंट्रेशन है C, जो कंसेंट्रेशन है C वो आपकी किसको अप्रोच कर जाएगी, 0 को। कि भाई जो हमारी सोल्यूट की कंसेंट्रेशन थी अब वो तो ना के बराबर होगी, खत्म ही होगी इतने सारे पानी में। तो कंसेंट्रेशन यहाँ पे अप्रोच कर गया 0 को। इसका मीनिंग जो लैम्डा एम सी है, अब आप देखो बेटा अगर आपका C 0 हो गया तो A भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। तो लैम्डा एम सी आपका किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा एम नोट के। लैम्डा एम सी आपका किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा एम नोट के। इसका मतलब ये है बेटा जो ये आपका ग्राफ है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ये कभी ना कभी इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगा। तो जो ये पॉइंट होगा वो क्या होगा, लैम्डा एम नोट, क्योंकि यहाँ पे आपका C क्या है, 0 है। तो ऐसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नोट इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। ग्राफ को आप समझे, इस तरफ कंसंट्रेशन घट रही है, कंसंट्रेशन तो घट रही है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है ना, कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही है। अब ग्राफ तो उल्टा चल रहा है यू,
तो कंसंट्रेशन घट रही क्योंकि डाइल्यूशन हो रहा है। आपको पता है जब डाइल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ना, तो कंसंट्रेशन लगातार घटती जा रही है और मोलर कंडक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन आपने एक बात नोट की कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ तो रही है लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना वो शुरू में थोड़ा सा पानी डालने पर ही मोस्टली टूट जाता है। तो बेशक आप उसमें बाद में कितना ही पानी डालो, अब उसमें खास चेंज बेटा नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट पहले ही आपका डिसोशिएट हो चुका होता है। तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो सही, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है बेटा, कर लोगे? तो ये आपका कंडक्टेंस बिहेवियर हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अब अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो क्या होगा, देखिए। तो आप सबको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट? एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें आप कितना ही वाटर डाल लो वो कभी भी 100% आयोनाइज नहीं होगा। एक ऐसा सब्सटेंस जो कभी भी 100% आयोनाइज होगा ही नहीं, उसमें बेशक हम कितना ही पानी डाल लें, मतलब उसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, उसे हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। दैट इज कॉल्ड ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कर लोगे बेटा? तो अब आप देखिए, अगर वो कभी 100% आयोनाइज होगा ही नहीं तो उसकी कंसेंट्रेशन कभी आपकी जीरो को अप्रोच करेगी नहीं। ये तो आपकी बात थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। बेटा ये केस तो किसका था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में चाहे आप कितना ही डाइल्यूशन कर लो, डाइल्यूशन अप टू इंफिनिटी कर दो, लेकिन उसके बाद भी जो आपका सी है वो जीरो को अप्रोच नहीं करेगा। कंसेंट्रेशन को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी 100% आयोनाइज ही नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ कंसेंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते तो इसका मीनिंग जो लैम्डा एम सी है वो आपका इक्वल नहीं होगा लैम्डा एम नोट। जो आपका लैम्डा एम सी है वो लैम्डा एम नोट के इक्वल नहीं होगा। आई बेटा बात समझ में? तो ये आपका ग्राफ हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट का। इसका मीनिंग ये है जो आपका ये वीक वाला ग्राफ है ना, ये जो लाइन है ये कभी यहाँ पे आपके इंटरसेक्ट होगी नहीं, क्योंकि सी इसका कभी जीरो ही नहीं होना। अगर सी जीरो नहीं होगा तो हम लैम्डा एम सी नहीं निकाल पाएंगे किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। पर बेटा आपने एक बात नोट करी हो, जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना इसकी ज्यादा बढ़ रही है मोलर कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो जल्दी से आयोनाइज नहीं हो पाता। जब उसमें हम वाटर डालेंगे कंटिन्यूसली फिर वो धीरे धीरे टूटेगा, डिसोशिएट होगा, आयोनाइज होगा। इसीलिए जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी ज्यादा बढ़ती है मोलर कंडक्टिविटी, और जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कम बढ़ती है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये बेटा आप लोगों का टॉपिक था कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, अगला न्यूमेरिकल जो हमारा है दैट इज H2S। ये इंडेक्स्ड क्वेश्चन है बेटा। आप लोग एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस कर लो, पूरा 100% पेपर एनसीईआरटी से आता है। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इंडेक्स्ड क्वेश्चन आते हैं ना तो भी आप पेपर 70-80% कर दोगे। बाकी आपको पढ़ना होता है एक बार सब कुछ। तो ये कह रहा है जो H2S है ये एक टॉक्सिक गैस है। क्वेश्चन को पूरा नहीं लिख रही मैं। H2S is a toxic gas with rotten egg-like smell. It is used for quantitative analysis. आगे ये कह रहा है if the solubility of H2S in water, आपको यहाँ पे solubility दे रखी है H2S की water में। If the solubility of H2S in water, तो जो आपकी solubility है H2S की water में at STP, किस कंडीशन पे? at STP, standard temperature and pressure, तो वो solubility आपकी है 0.195 मोलल। बेटा ये स्मॉल m है मतलब कि ये मोलल है, 0.195 मोलल है। तो ये कह रहा है कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो आपको क्या निकालना है? KH निकालना है। क्या निकालोगे बेटा आप? KH निकालोगे, हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो आप लोगों को हेनरी लॉ का फॉर्मूला आना चाहिए। P इक्वल टू क्या होता है? KH इंटू एक्स। हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो भाई P तो हम स्टैंडर्ड ले लेंगे, STP कंडीशन दी है, लेकिन हमारे पास X तो नहीं है, मोल फ्रैक्शन। तो पहले हम मोल फ्रैक्शन निकाले H2S का। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा H2S का? आप देखिए
mole fraction of H2S is equal to number of mole of H2S divided by number of mole of H2S plus number of mole of H2O. हो गया? आप लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना आता है ना, जिस भी कंपोनेंट का निकालना है उसके ऊपर नंबर ऑफ मोल, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो भी मेरे ख्याल से आपको H2S के मोल तो दे रखे हैं, कितने? 0.195 मोलर है ना। मोलर का मतलब क्या है? मोल पर केजी। हमें तो बस मोल देखना है। इसका मीनिंग क्या है? 0.195 मोल है H2S के, किसमें? 1 kg सोलवेंट में, मोल पर केजी। अब देखो आपको यहाँ से 2 हिंट मिल गए। H2S के मोल तो कितने आ गए यहाँ से? 0.195, ठीक है। अब ये सोल्युबिलिटी की बात करनी है H2S की वाटर में, तो हमें नंबर ऑफ मोल वाटर के और चाहिए। तो वाटर का मास मैं यहाँ पे 1000 ग्राम लूंगी। 1000 ग्राम का हिंट कहाँ से मिला? मोल पर केजी। इसका मतलब है 0.195 मोल है H2S के, ये डिजोल्व हो रहे हैं 1 kg सोलवेंट में। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम सोलवेंट में। तो यहाँ से मुझे हिंट मिला, यहाँ 1000 ग्राम क्यों लेना है? डिवाइड बाय 80, ये 55.55 ग्राम हो गया, सॉरी मोल्स हो गए। कर लोगे? तो बस अब क्वेश्चन आप कर दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, नंबर ऑफ मोल H2S कितने हैं? 0.195 डिवाइड बाय 0.195 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितने आए? 55.55। कर लिए? कर लोगे? तो यहाँ से आपका X निकल गया बेटा। अब हमें न्यूमेरिकल में क्या निकालना दिया है? KH। तो यहाँ से आपको P की वैल्यू और पता होनी चाहिए। तो आपको पता है स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 बार 1 ATM होता है, ठीक है। और 1 ATM किसके इक्वल होता है? 1.01325 बार की, 1.01325 बार की, ठीक है। तो अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल देना किसकी? KH की। वैल्यू ऑफ KH भी यहाँ पे बार में ही आएगी। X आपका निकल गया, P आपको पता है, फॉर्मूले में पुट कर देना, P इक्वल टू KH इंटू X होता है। तो इसकी हेल्प से हमारा क्या निकल जाएगा बेटा? KH निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, निकालने हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आपने यही फॉर्मूला लगाया होगा, हेनरी लॉ का, P इक्वल टू KH इंटू X। अब X आपको यहाँ पे निकालना है, तो क्या निकल जाएगा? P डिवाइड बाई KH हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे ये देखो P की वैल्यू क्या है? प्रेशर दे रखा है आपको न्यूमेरिकल में। बेटा न्यूमेरिकल मैंने नहीं लिखा, स्टेटमेंट आपको बता दूं, ये इन टेक्स्ट एग्जांपल है सोल्ड चैप्टर 2 सॉल्यूशन में। तो ये प्रेशर आपका गिवन था 0.987 बार और KH आपको गिवन था, KH आपका था 76.48 किलो बार, ये भी गिवन था। तो हमने किलो बार को बार में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया 76480 बार, ठीक है बेटा। किलो हमने हटा दिया यहाँ से। तो अब इसको सोल्व कर लो। ये आपका आ गया 1.29 इंटू 10 की पावर -5। अब आप मोल फ्रैक्शन निकाल दो N2 का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल किसके ले लिए? वाटर के। वाटर के मोल आपको पता है फिक्स होते हैं 55.55 एक मोल के लिए, या 1000 ग्राम सोलवेंट में। अब X आपका ये आ गया 1.29 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइड बाय N, नंबर ऑफ मोल N2 के निकालने हैं। और वाटर के मोल तो फिक्स होते हैं 1 kg सोलवेंट